तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नील्स बोर के मॉडल के बारे में। पिछले वीडियोस के अंदर हमने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, और उसके बाद हमने उन्होंने जो भी दिया था मॉडल, उसकी कमियां भी निकाली थी। और कमियां निकालने के बाद में आया नील्स बोर का मॉडल। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि भाई बोर के मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको, और रदरफोर्ड के मॉडल की भी आवश्यकता क्यों पड़ी, और थॉमसन के मॉडल की भी आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सभी आपको ध्यान में रखना चाहिए तभी, क्योंकि ये चैप्टर ना एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले आया थॉमसन का मॉडल। थॉमसन के मॉडल के अंदर कुछ कमियां आई, उसके बाद में रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड ने भी कुछ अच्छे काम किए, लेकिन कमियां उसके अंदर भी थी। तो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को पूरा करने के लिए आया नील्स बोर का मॉडल। अब नील्स बोर के मॉडल में भी कुछ कमियां हैं जिसको पूरा करेगी क्वांटम संख्याएं, ठीक है ना। तो चलिए अब देखो, सबसे पहले तो नील्स रदरफोर्ड का मॉडल क्या बोलता था हमको। तो रदरफोर्ड का मॉडल हमको बोल रहा था कि भाई जो जो भी प्रोटॉन है ना किसी परमाणु के अंदर, वो सभी एक छोटे से जगह केंद्रित होते हैं जिसको हम नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तब उसके बाद में आए मैक्सवेल भाई साहब। मैक्सवेल भाई साहब ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं तो वह त्वरित है, उनके पास एक्सीलरेशन है। अब एक्सीलरेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई वेलोसिटी में चेंज हो। एक्सीलरेशन दो वजह से हो सकता है, एक तो वेलोसिटी में चेंज और दूसरा डायरेक्शन में चेंज। तो यहाँ पे वेलोसिटी में तो चेंज नहीं हो रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। तो ये तो फिक्स है कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित है। तो त्वरित है, तो मैक्सवेल भाई साहब ने बोला था कि अगर कोई भी चार्ज त्वरित होता है ना, तो वह अपने अंदर से ऊर्जा निकालता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो वो धीरे धीरे ऊर्जा उत्सर्जन करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊर्जा जीरो हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन फाइनल में नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए। जबकि ऐसा होता तो है नहीं, हम भी देखते हैं, ठीक है ना। तो इस इनकी जो भी कमियां थी ना, वो नील्स बोर ने पूरी की थी। हाँ, तो अब देखो, एक बार मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। रदरफोर्ड भाई साहब क्या बोल के गए थे। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु सभी प्रोटॉन छोटे से स्थान में केंद्रित रहते हैं, जिसे हम नाभिक बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको हम नाभिक बोलते हैं। अब इनसे पहले थॉमसन भाई साहब ने भी कुछ बोला था इस नाभिक के बारे में, जो गलत हो गया, जिसको हम थॉमसन की कमियों के बारे में गिनते हैं। और उसके बाद में रदरफोर्ड भाई साहब ने कुछ और मॉडिफिकेशन किया। उन थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला था कि उन्होंने वो तरबूज का उदाहरण दिया था। जो लाल वाला भाग है वो तो प्रोटॉन, एंड जो उसके अंदर काले काले बीज होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो उनके अनुसार तो प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन एक साथ में वितरित रहते हैं, लेकिन इन्होंने बोला था कि जो प्रोटॉन है ना, वो सभी एक जगह संकेंद्रित रहते हैं, जिसको हम नाभिक बोलते हैं। एंड दूसरा इन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ पे ना
यहाँ पे मैक्सवेल भाई साहब ने उंगली कर दी इनको, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे ना, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, तो एक्सीलरेशन तो होगा ही उनके अंदर, और एक्सीलरेट है तो ऊर्जा की हानि होगी, ठीक है ना। और रदरफोर्ड के मॉडल की और भी कमी थी जो स्पेक्ट्रम के बारे में थी। उन्होंने बोला था कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है ना, वो रे के स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है या असतत होता है, जबकि होना चाहिए था सतत। तो अब यहाँ से ना, यहाँ से नील्स बोर का मॉडल शुरुआत होगा। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि नील्स बोर भाई साहब क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते थे। यहाँ पे निश्चित वर्ड आएगा, ये चेंज किया इन्होंने। अब निश्चित, निश्चित का मतलब क्या है? अब ये ऐसा कोई शौक से तो इन्होंने लगाया नहीं निश्चित। निश्चित कक्षा का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाएगा ना, वो उसी निश्चित कक्षा में लगाएगा, लेकिन उस कक्षा की ऊर्जा भी निश्चित होगी, उस कक्षा की त्रिज्या भी निश्चित होगी, ठीक है ना। तो उस कक्षा की ऊर्जा भी निश्चित होगी, उस कक्षा की त्रिज्या भी निश्चित होगी। तो अब हम उन, जैसे एक बार मैं उदाहरण दे देता हूं। अब जो भी है ना, जो कक्षा है या ऊर्जा है या त्रिज्या है, ये इलेक्ट्रॉन के आधार से डिसाइड नहीं करेंगे, ये पहले से ही ऑलरेडी डिसाइड है, ये पहले से ही डिसाइड हो चुकी है। अब जैसे आप स्कूल के दोस्त हो, 5-7 दोस्त घूमने जाते हो, आपने कहीं होटल में रूम किराया लिए, रूम किराए पे लिया। अब जैसे ना 1 से लेके 5 तक, तो 1 से लेके 5 नंबर तक के जो रूम है ना, उसके अंदर से केवल गर्ल ही अलाउड है, एंड 6 से लेके 10 तक इसके अंदर बॉयज अलाउड है, ठीक है ना। अब ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है। आप जाके बोलोगे कि मेरे को तो 30 रन रूम चाहिए, तो 30 रूम पहले से ही लड़कियों के लिए, आपको उसके अंदर एंट्री नहीं मिल पाएगी। और जाना है तो तो भाई आधार कार्ड में अपना जेंडर चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही ये जो निश्चित कक्षाएं है ना, ये पहले से ही डिसाइड है, इनकी ऊर्जा, इनकी त्रिज्या, ये सब पहले से डिसाइड है, इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करेगा। अब अगर आप इस 1 से 5 तक रूम की जो भी भाई क्वालिफिकेशन है उनको कंप्लीट करते हो, तो आपको एंट्री मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब कुछ फिजिक्स के 1-2 टर्म है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चलो अब देखो, और इनकी जो रेडियस है, जो ऊर्जा है, उनके फॉर्मूले भी है जो हम आज के वीडियो में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। उनके फॉर्मूले भी होते हैं जहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखो, जैसे ना कोई भी पार्टिकल है जो लीनियरली मोशन कर रहा है, लीनियरली मोशन मतलब रैखिक गति कर रहा है, जैसे यहाँ से शुरू हुआ, इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी पार्टिकल का जो, उस पार्टिकल का जो मास है वो है m, वेलोसिटी है वो है v वेलोसिटी से। तो अगर वो जैसे 1D में या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो तो आपने पढ़ा ही होगा, तो अगर वो 1D या लीनियरली मोशन करता है ना, तो उस टाइम में केवल लीनियर मोमेंटम ही डिफाइन होगा। लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, और उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। m है जो पार्टिकल का मास है, एंड v वेलोसिटी है, ये जब लीनियरली मोशन हो। अब जब कोई पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है जैसे इस तरफ, उसका मास m, वेलोसिटी v है, तो उस टाइम ना जो मोमेंटम डिफाइन होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम, जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे 11th क्लास, आपने 11th में पढ़ा ही होगा। तो कोणीय संवेग, इंग्लिश में भी याद रखा करो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम उसका फॉर्मूला होता है m
वी आर, मतलब ये सेम है जो रेडियस है ना इस सर्कल की, ये इसका भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो कोणीय संवेग कितना हो गया, और इसको एल से भी डिनोट करते हैं ऐसे, कोणीय संवेग। तो अब जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम स्कूल में जब लंच टाइम होती है, लंच होती है, हम सभी खेले होंगे, मैं भी खेला हूँ, आप भी खेलते होंगे। हम जैसे जैसे हम आपके 2-3 दोस्त थे, तो 2-3 मिलके जैसे हम ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ते हैं सामने वाला अपने दोस्त का, और ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना गोल गोल। तो आपने ये तो मेजर किया होगा कि हमारी तरफ ऐसा लगता है कि एक पीछे की तरफ बल लगता है, हम इसको अपने दोस्त को अपनी तरफ खींचते हैं और हमारे ऊपर भी एक पीछे की तरफ बल लगता है, लेकिन हम पीछे गिरते नहीं हैं। क्या वजह है? क्योंकि हमारे ऊपर बाहर भी बल लगता है और अंदर भी लगता है। वैसे ही अब ये भी खेल आपने खेला होगा, किसी पत्थर को आगे से धागे से बांधा होगा, उसके बाद में से गोल गोल घुमाए होंगे, हम गोल गोल घुमाते हैं, तो जो रस्सी के अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है ना, तनाव वो अंदर की तरफ होता है, एंड बाहर की तरफ भी उसके ऊपर एक बल लगता है कि नहीं लगता है। हम जैसे गोल गोल घूमते हैं तो हम हमारे दोस्त को अपनी तरफ खींचते हैं और हम खुद पीछे की तरफ ऐसे झुके रहते हैं। अगर दोनों में से एक भी फोर्स कम हो जाए ना, तो हम या तो पीछे की तरफ जाके गिर जाएंगे या उसके ऊपर जाके गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों फोर्स बैलेंस होने जरूरी है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब जैसे देखो एक चीज बता देता हूँ मैं। अब जब इलेक्ट्रॉन ना नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में गति करता है, यहाँ पे नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों ओर गति करता है। तो अब इसके अंदर ना देखो, ये चारों ओर गति करता है, तो इसके अंदर की तरफ एक बल लगता है, आपको पता है, तो जिसको उसका नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। ये 11th फिजिक्स की बातें, अभिकेंद्रीय बल। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं ना, तो उसके ऊपर अंदर की तरफ एक बल लगता है जिसको हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अब अभिकेंद्रीय बल है ना, अभिकेंद्रीय बल, ये कोई ऐसे देखो तो कोई बल नहीं है, ये एक पोस्ट की तरह है। जैसे हमारे स्कूल के अंदर हेडमास्टर है, अब वो आदमी हेडमास्टर नहीं, हेडमास्टर एक पोस्ट है, ठीक है ना। अब जैसे आज कोई दूसरा हेडमास्टर है, कल उस पोस्ट के ऊपर कोई दूसरा आके बैठ जाएगा, तो ऐसा होता है। अब जो अभिकेंद्रीय बल है, ये एक पोस्ट है, उसके ऊपर हर कोई ना, जैसे कोई बल आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, वो अंदर की तरफ लगता है, उसको हम अभिकेंद्रीय बल नाम देंगे। जैसे रस्सी, ऐसे पत्थर लगा के रस्सी को घुमाते हैं तो तनाव बल आता है ना, तो तनाव बल अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। वैसे ही अब यहाँ पे ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो इसके चारों चक्कर लगाए तो यहाँ पे एक आकर्षण भी तो होगा ना, तो वो आकर्षण है ना, वही अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। तो अभिकेंद्रीय बल का काम कौन करेगा? आकर्षण बल। और वैसे अभिकेंद्रीय बल का एक फिक्स फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, mv²/r। जहाँ पे r है वो रेडियस है, ये m पार्टिकल का मास है, v वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो दोस्तों यार, जो अभी तक मैंने समझाया था वो आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है या सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन करता है ना, तब उसके केंद्र की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या था अभिकेंद्रीय बल का? mv²/r। वैसे ही यहाँ पे नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है गोल गोल, और उस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ के ऊपर चक्कर लगाते हैं,
तो नाभि की तरफ भाई सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा ना, जिसको हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अब अभिकेंद्रीय बल एक पोस्ट की तरह है, जो भी इस पोस्ट के ऊपर बैठेगा उसको हम अभिकेंद्रीय बल नाम दे देंगे। तो अब नाभिक है वो प्लस है, इलेक्ट्रॉन है वो माइनस है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो ये प्लस है अपनी तरफ खींचेगा ना, तो इनके बीच में एक आकर्षण होगा, तो वो अभिकेंद्रीय बल की जगह ले लेगा आकर्षण बल। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इस बात के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा था कि निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा देते हैं। अब निश्चित कक्षाएं क्या है, हम ये निश्चित कक्षाएं कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो अब इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलो अब हम निश्चित कक्षाओं के बारे में बात करेंगे, निश्चित कक्षाएं कैसे डिसाइड करेंगे। तो अब देखो एक चीज, इसको आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना। जिस इलेक्ट्रॉन का, पहले समझा देता हूँ, जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को एल से डिनोट कर रहा हूँ, कोणीय संवेग NH/2 होगा ना, या H/2 का पूर्ण गुणज होगा ना, इसको मिटा देता हूँ। जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 का पूर्ण गुणज होगा ना, इससे हम उस इलेक्ट्रॉन की कक्षा डिसाइड कर लेंगे। इसको मैं लिख रहा हूं, जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 का पूर्ण गुणज होगा, H/2 का पूर्ण गुणज होगा, उससे हम कक्षा डिसाइड कर लेंगे। उससे हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा डिसाइड कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि इसका क्या मतलब, हमें समझ में नहीं आया। अभी तक आप बोलोगे कि अभी तक तो हमने कोणीय संवेग का फॉर्मूला पढ़ा था mvr, और अब आ गया ये, तो आप एल की जगह mvr भी रख सकते हो, NH/2। अब देखो जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 है ना, देखो अब n की जगह क्या आ सकता है, पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, पूर्ण गुणज 1 2 3 4 ये आ सकते हैं। जैसे देखो ना, यहाँ पे ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, और आगे कक्षाएं आती रहेगी। ये कक्षा n/1, n/2, n/3, ये कक्षाएं पूर्ण गुणज के रूप में, ये n की जगह ये आएगी। अब देखो जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है ना, इसका मतलब है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 है वो कौन सी कक्षा में जाएगा, आपको पता है। हाँ, तो जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 है ना, उसका मतलब वो, जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 है ना, तो उसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन की कक्षा n=1 है। ठीक है ना। आपको बोल दे किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 है, तो हम कौन सी कक्षा में, तो n=1, क्योंकि अगर आप n की जगह यहाँ पे 1 रख दोगे ना, तो H/2 ही तो होगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/π है, तो वो कौन सी कक्षा के अंदर होगा, बताओ आप, तो वो होगा n=2, मतलब कि सेकेंड कक्षा के अंदर वह इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये कैसे, क्योंकि n इसके अंदर है 2 एंड 2 नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल में H/π ही तो आएगा ना। तो ऐसे अगर किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 3H/2 है, तो वो कौन सी कक्षा के अंदर होगा, n=3। ये आपको समझना था, ठीक है ना। या फिर बोल दे n=1 है, n=1, तो उसका मतलब इसका जैसे पहली कक्षा का कोणीय संवेग कितना है, H/2, दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग कितना है, दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग H/π, तीसरी कक्षा का कोणीय संवेग कितना है, 3H/2।
ये था यार। और अब भी आपको समझ में नहीं आया तो और सिंपल करके समझा देता हूँ। जैसे पहली कक्षा है, पहली कक्षा की त्रिज्या है R1, दूसरी कक्षा की त्रिज्या है R2, तीसरी कक्षा की त्रिज्या है R3, ठीक है ना। अब जिस कक्षा की त्रिज्या R1 है उस इलेक्ट्रॉन का मास तो m होगा, कक्षा की त्रिज्या, उस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग मान लो v1 है, उस कक्षा की त्रिज्या R1 होगी तो उसका कोणीय संवेग होगा h/2 h/2। और दूसरी कक्षा के लिए मान लो, जैसे दूसरी कक्षा में मास तो इलेक्ट्रॉन का सेम ही होगा ना, वेलोसिटी v2, एंड दूसरी कक्षा की रेडियस होगी वो R2 होगी, तो उसका कोणीय संवेग h/π होगा, h/π होगा। और तीसरा, जैसे मान लो कि मास m, वेलोसिटी तीसरी कक्षा के अंदर v3, रेडियस R3, तो वह होगा बराबर 3h/2π। तो ये नील्स बोर भाई साहब ने बताया था कक्षा डिसाइड करने का। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा ना तो आगे डेरिवेशन में यार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आपको। तो बोर भाई साहब ने ये बोल दिया था कि जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा वह उसी कक्षा के अंदर रहेगा। एक बार फिर से, बोर भाई साहब ने बोला था कि जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा वह उसी कक्षा में रहेगा, मतलब उसकी वह कक्षा होगी। अब h/2π के साथ में कौन दे रखा है n की जगह, वह दे के आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। और यार ये सब ना देख लो, समझना, ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि अब जस्ट आगे 4-5 मिनट बाद हम बहुत सारे डेरिवेशन भी करेंगे उन कक्षाओं की। n बराबर 1 है ना, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ऊर्जा कितनी होगी, इसके अंदर वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, इसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर, ठीक है ना। चलो अब हम आगे चलते हैं, कुछ फिजिक्स भी समझ लेते हैं, 12th क्लास में की है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और उसके बाद में डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अभी मैंने क्या पढ़ाया था, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, मतलब अभिकेंद्रीय बल के बारे में। यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल एक पोस्ट की तरह होता है, इसके ऊपर जो बैठेगा उसको उसी नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल की भूमिका कौन निभाएगा, आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन एंड नाभिक, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, नाभिक ऊपर प्लस आवेश, प्लस माइनस है तो इनके बीच में आकर्षण बल होगा जिसको हम कूलॉम बल बोलते हैं। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसके बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जब दो चार्ज है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, एकदम इजी है। 12th क्लास का आप ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि हम तो 11th का पढ़ रहे हैं, 12th फिजिक्स के अंदर क्या होगा, एकदम इजी है। देखो दो चार्ज है, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस r है। अब हो सकता है दोनों प्लस प्लस हो, दोनों माइनस माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब प्लस प्लस है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल होगा, माइनस माइनस है तो इनके बीच में माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों अलग अलग चार्ज है, जैसे एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तो इनके बीच में आकर्षण होगा। अब हमारे तो यहाँ पे एक नाभिक प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो आकर्षण ही होगा, ठीक है ना। तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। दो चार्ज है Q1 एंड Q2, अब इनके बीच में जो कूलॉम बल लगेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है ना। K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। R क्या है, इनके बीच किस जो सेपरेशन है, ये Q1 एंड Q2 ये दोनों चार्ज है। अब आपके मन में आएगा कि ये क्या है, तो इसको ना, ये होता है, ये है 4πε0। K की जगह आपको ये रखना पड़ता है, अभी आगे हम डेरिवेशन करेंगे तो रखेंगे।
एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको हम बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है ना। ये बस इतना ही समझना था और कुछ नहीं है। तो 12th क्लास का यहाँ पे क्या काम आया कि जब दो चार्ज कुछ आर सेपरेशन के रखे होते हैं ना, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर, के 1/4 निर्वात के लिए, ठीक है ना। अब कुछ और चीजें और समझा देता हूं मैं आपको। मैं पूछ लूँ कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप बोलोगे 6, तो मैं बोलूँगा कि भाई 6 है क्या, ये 6 क्या है ये, तो आप बोलोगे भाई ये जो 6 है ना, ये कार्बन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या ही तो होती है। और परमाणु क्रमांक को हम किससे डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक को हम जेड से दर्शाते हैं, जेड से। तो प्रोटॉनों को भी जेड से ही तो दिखाएंगे, ठीक है ना। तो परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। इसको जेड से दिखाएंगे। अब आप बोलोगे देखो आपको परमाणु क्रमांक पूछे ना, तो परमाणु क्रमांक मतलब है कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉनों से हम देख नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु क्रमांक 6 हो गए। वो हम न्यूट्रल स्टेट के अंदर बता सकते हैं, उदासीन अवस्था के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हल्के होते हैं, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर भी हो सकते हैं। तो उसके आधार पर हम प्रोटॉन परमाणु क्रमांक नहीं बता सकते हैं, हम प्रोटॉनों के आधार पर ही देख सकते हैं। तो ठीक है ना। अब ऐसे ही लिख दो आप, देखो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक जिसको हम जेड से दिखाते हैं। अब एक प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर आवेश तो एक प्रोटॉन का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, तो देखो एक प्रोटॉन प्लस होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का आवेश तो बराबर होता है, बस इनका साइन अपोजिट होता है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, कूलम में लिख सकते हो आप, ठीक है ना, 19 कूलम। तो ये है। एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है ना। ये प्रोटॉन का आवेश हो गया। एक प्रोटॉन का आवेश इतना है, जेड प्रोटॉन हो गए तो उनका आवेश कितना होगा, जेड प्रोटॉनों का आवेश, जेड प्रोटॉनों का आवेश, तो जेड इंटू एक प्रोटॉन का आवेश, जेड प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, जेड प्रोटॉन का आवेश जेड इंटू एक प्रोटॉन का आवेश। तो एक प्रोटॉन का आवेश को क्या लिख सकते हैं, प्लस ई, तो यहां पे हो गया ये जेड ई। ये समझ में आ गया ना आपको। अब हम चलते हैं डेरिवेशन के ऊपर, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिनको याद रखना है आपको। तो इनको मैं मिटा देता हूँ और अब डेरिवेशन करते हैं। तो देखो ये नाभिक, ये एक कक्षा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और ये रेडियस है इस कक्षा की आर, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है ना, तो केंद्र की तरफ मतलब नाभिक की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स, तो Fc। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभाएगा कूलाम का बल, जो 12th क्लास फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है ना, उसमें पढ़ोगे।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। एफ सी की जगह ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, नाभिक में प्रोटॉन ही तो होते हैं, तो इसको मैं जेड ई से दिखा रहा हूँ। ये था फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ये बीच की डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q1 की जगह क्या है, Q1 की जगह जेड ई, Q2 की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, एफ सी के, Q1 की जगह ये एंड Q2 की जगह वापस ये ई, आर का स्क्वायर, तो के जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब के की जगह 1/4πε0 लिख सकता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था 4πε0। अब क्या करेंगे, देखो मैंने अभी केंद्रीय बल का एक फॉर्मूला बताया था आज की क्लास में, mv²/r। तो बस इन दोनों को बराबर कर देंगे हम, ठीक है ना। तो जेड ई का स्क्वायर 1/4πε0 r का स्क्वायर इक्वल टू mv²/r। अब कौन कौन इसके अंदर कटेगा, तो देखो r, इस r स्क्वायर से ये r गया एक, ये गया, और इसमें तो क्या कुछ भी नहीं कटेगा इसके अंदर, तो ठीक है ना। तो बस हम यहाँ से, हमें तो v निकालना है, तो v² इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर, तो जेड ई स्क्वायर 4πε0 mr, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ना इसको एक बार मिटा देता हूँ इस साइड से। ये एक साइड का, और ये भी हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम के लिए, NH स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है ना, NH/2π। यहाँ पे v² आ गया, यहाँ पे भी हम v का मान निकालेंगे कैसे भी करके। v को साइड में रख लिया, NH/2π कटेगा तो कुछ नहीं ना इसके अंदर, नीचे आ जाएगा mr। अब इसका दोनों तरफ वर्क कर देंगे, वर्क करने पर, वर्ग करने पर, तो v का स्क्वायर n² h², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, π² m² r²। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये इक्वेशन नंबर 2, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, दोनों में v²। अब इन दोनों को हम दो बराबर कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को बराबर करने पर। मिटा दूँ ना, एक बार देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है ना, इनको मिटा रहा हूं मैं। इन दोनों को बराबर कर रहा हूं, ठीक है ना। जेड ई का स्क्वायर 4πε0 mr इक्वल n² h² 4π² m² r²। अब इसमें कौन कौन से कट रहे हैं देखो आप, इसके अंदर देखो 4π से 4π गया, एक m एक r, एक m से ये गया, बचा क्या हमारे पास में, जेड ई का स्क्वायर 4π, 4 गया, पाई गया, ε0 बचा यहाँ पे, एंड यहाँ पे n² h²
1 पाई एम आर, ये बचा है हमारे पास में, ठीक है ना। हमको यहाँ से आर का फॉर्मूला निकालना है रेडियस का, तो आर को इस तरफ एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा पाई एम। ये आर का फॉर्मूला निकालना था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट उनको हम बाहर ले लेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट नहीं, ठीक है ना, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। इसको तो ले लिया बाहर, बच्चा एन स्क्वायर बाई जेड। ये हमारे पास आ गया आर का फॉर्मूला। इसको याद नहीं करना है, ठीक है ना। याद किसको करना है, देखो अब जब इसका वैल्यू रखेंगे ना, सबका एप्सिलॉन नॉट का, पाई का, एम का, ई का, एच का, जब वैल्यू रखेंगे ना, तो हमारे पास फाइनल जो आर का फॉर्मूला आएगा ना, वो आएगा ये 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। ये आर का फॉर्मूला, इसको याद रख लेना आप, डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। इसको याद रख लेना। मैंने अब क्या बोला था कि इन कक्षाओं की हम रेडियस का फॉर्मूला भी निकालेंगे, क्योंकि बोर भाई साहब ने बोला था कि ये निश्चित वर्ताकार कक्षाओं के अंदर गति करते हैं। निश्चित वर्ताकार कक्षाएं हैं तो इनकी त्रिज्या भी निश्चित होगी। तो ये देख लो, त्रिज्या का फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, इसलिए बोर भाई साहब थोड़े ज़्यादा माने जाते हैं। ये आर का फॉर्मूला है। अब वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकालेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला भी निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसको मैं इनको मिटा देता हूँ और मैं इसको ऊपर फॉर्मूले को लिखता हूँ और कुछ और बातें बताता हूँ। जेई में भी इस रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, सच में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जेई के। तो देखो 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। तो देखो अब हाइड्रोजन के लिए देख लो, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान क्या होता है 1। जेड का मान 1 ही होता है हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या होगी R1। तो 0.53 प्रथम कक्षा का मतलब n इक्वल टू 1, तो n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, जेड का मान भी 1, तो R1 का मान क्या आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लिखना है, ठीक है ना, रेडियस। तो ये R1 का मान हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा के लिए। तो R1 का मान हाइड्रोजन के लिए ये हो गया, इनको मिटा देता हूँ। R2 का मान, R2 का मतलब दूसरी कक्षा, ठीक है ना। तो 0.53, जेड का मान तो 1 ही होगा, n का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर। वैसे ही R3 का मान 0.53, जेड का मान तो 1 ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रम 1 ही तो है, तो n स्क्वायर, n का मान 3 तो 3 का स्क्वायर। R4 का मान 0.53, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको कुछ देखने को मिल रहा है क्या, R2 का मान निकालना तो डायरेक्ट कैसे, R1 2 का स्क्वायर। वैसे ही R3 का मान कैसे, R1 3 का स्क्वायर। R4 का मान कैसे, R1 4 का स्क्वायर। अब जैसे nth कक्षा की त्रिज्या निकालने का बोलते हैं, nवीं कक्षा, ठीक है ना, तो R1 इंटू n का स्क्वायर। ये हाइड्रोजन के लिए n कक्षा तक रेडियस निकालने का फॉर्मूला। R1 की जगह क्या आएगा, R1 की जगह 0.53 एंगस्ट्रॉम। देख लो, समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगा दी है। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला। जैसे तीसरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अब चलो, अब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। ये समझ में आ गया ना यहाँ तक। तो देखो, बोर की पहली परिकल्पना क्या थी, नील्स बोर की पहली परिकल्पना थी
एंगुलर जो मोमेंटम होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो NH/2 होना चाहिए ना। अब हम यहाँ से V का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? हमने R का फॉर्मूला तो निकाल रखा है, क्या है, N²H² ε0 पाई m, और क्या है, पाई m ZE का स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना है, इसके अंदर रख दो mv N²H² ε0 पाई m ZE का स्क्वायर, R का मान रख दिया इक्वल टू NH2 पाई। अब कौन कौन कट रहे हैं उनको काट दो आप। पाई से पाई गया एक n से एक h, एक n एक h गया, mv एक NH ε0, और इस m से ये m गया तो इसको भी लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो m से m गया तो v NH ε0 ZE² इक्वल टू, ये भी गए तो बचा 1/2। अब बस हमको v का मान निकालना, तो v को इस साइड ZE का स्क्वायर 2NH ε0, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे हम। v इक्वल टू E² कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है। अब बचा क्या, Z/n, ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। बट ये याद नहीं करना, याद क्या करना है, जब इनकी E का मान रखेंगे 2h ε0, इनको जब इनका वैल्यू रखेंगे ना तो हमारे पास आएगा 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, Z/n मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हमें कोई भी कक्षा के अंदर, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने को, वेलोसिटी का मान निकालने का बोल दे तो हम n का मान रख के निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला आ गया, इसको भी ध्यान रख लेना। इन्हीं के लिए तो आज पूरी क्लास में मेहनत की गई थी मेरे लिए। देख लो यार समझ में आ गया होगा आपको। और मैं आपको तो पूरे क्लास के ऊपर ही ध्यान रखना पड़ता है, मेरे को तो और भी चारों ओर के सिस्टम पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे माइक का तार भी बहुत ज़्यादा लंबा है, तो ऐसा नहीं ये भी कहीं पैरों के नीचे आके टूट जाए। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आ गया। अब मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर, और कुछ और फैक्ट है उनको भी बता देता हूँ। क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला, 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये Z क्या है, Z उस परमाणु का, तो जैसे हाइड्रोजन दे दे, कुछ भी देते, कार्बन दे दे, नाइट्रोजन दे दे, तो उसका परमाणु क्रमांक है Z। और n है यहाँ पे कक्षा की संख्या, n कक्षा की संख्या। ये भी ध्यान नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब, परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या कुछ भी बोल सकते हो, प्रोटॉनों की संख्या तो परमाणु संख्या होती है, ठीक है ना। तो ये अब देखो हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए Z का मान तो होता है 1, ठीक है ना। हम n = 1 में, मतलब प्रथम कक्षा के अंदर हाइड्रोजन की स्पीड देख रहे हैं, वेलोसिटी v = 2.18 10⁶, Z का मान आ गया 1 एंड n का मान भी 1, तो मीटर पर सेकेंड। ये हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा के अंदर स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, वो n = 2, तो v = 2.18 × 10⁶, Z का मान 1, n का मान 2, तो ये अपॉन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये v2, v3 2.18 × 10⁶ अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 4 आया तो अपॉन में 4 आ जाएगा, ये सब है।
और फाइनल में जाके देखेंगे वी एन मतलब V3 V4 VN तक जाएंगे ना, तो VN का क्या आया ये आप खुद ये बता दोगे, V1/N, ठीक है ना। अब ये तो आप सिंपल है, आपको पता ही है V1 का मान कितना है, V1 2.18 इंटू 10⁶। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा यार, सब कुछ इजी ही था। देख लो मैंने अपनी तरफ से पूरा मेहनत की है पूरी, तो देख लो यार, समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब बस, हालांकि अब इतना चैप्टर अब लंबा नहीं रहा है, और लंबा हो तो उससे आपको क्या लेना ना, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ने में मज़ा आना चाहिए यार, तभी तो फायदा है, ज़बरदस्ती पढ़ोगे तो क्या मतलब है। तो ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके और बाय भी, और पढ़ते रहो आगे।